नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ट्विटर पर मौजूद एक पुरानी तस्वीर से नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब ट्विटर पे ऐसे ही कोई रैंडम रूप से पुरानी तस्वीर पड़ी थी और पता लगा अरे तस्वीर में तो कोई नई स्पीसीज है, तो इस प्रकार से ये नई स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई। ये एक प्रकार से पैरासाइटिक फंगस है और ये जो स्पीसीज है जो नई मिली है ये एक ग्रुप से संबंध रखती है जिसका नाम है लेबुलबेनियाल्स। मुश्किल नाम है ना? तो इस ग्रुप से संबंध रखती है ये नई स्पीसीज। इस ग्रुप में छोटी छोटी फंगल पैरासाइट्स आते हैं और ये फंगल पैरासाइट्स दूसरे इंसेक्ट्स पर अटैक करते हैं और मिलीपेड्स पर अटैक करते हैं। ये तस्वीर आप देख रही हो, ये तस्वीर है मिलीपेड्स की। कहाँ पर रहते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स? देखो, ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स के आउटसाइड पार्ट्स पर रहते हैं और इस केस में ये जो नई स्पीसीज मिली है ये मिलीपेड्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर रहते हैं। लास्ट में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, लेबुलबेनियाल्स को पहले डिस्कवर किया गया था 19th सेंचुरी के मिडल में, यानी 1850 के आसपास। और फाउंडेशनल वर्क जो है लेबुलबेनियाल्स का कंप्लीट किया गया अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो फंगी पर स्टडी करते हैं। तो अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट हैं रोनाल्ड थैक्स्टर, इन्होंने बुनियादी काम किया था लेबुलबेनियाल्स पर। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो थोड़ा मैपिंग से संबंधित है, बाल्टिक ट्रैवल बबल के बारे में। ये बाल्टिक कंट्री हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन्होंने कोविड-19 को देखते हुए एक बबल क्रिएट किया है। बबल मतलब इन तीन देशों ने डिसाइड किया है कि इस्टोनिया से कोई पर्सन लातविया में जा सकता है आसानी से, और जब इस्टोनिया से लातविया में जाएगा तो क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं है उस पर्सन को। उसी प्रकार से वाइस वर्सा, लातविया से कोई इस्टोनिया जाएगा या फिर लिथुआनिया जाएगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और ऐसा भी नहीं कि एक देश से दूसरे देश में कोई पर्सन जाएगा तो उसे 14 दिनों तक अपने आप को क्वारंटीन करके रखना पड़ेगा, नहीं। लेकिन हाँ, इस पूरे 3 देशों के अलावा कोई भी दूसरे देश से इन 3 देशों में पर्सन आता है तो उसको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके जरूर रखना पड़ेगा। समझ गए? जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखिए, अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, कोई भी पर्सन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसे अपने आप को जहां पे वो गया है नई जगह पे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके रखना होता है, यानी सेल्फ आइसोलेशन करके रखना होता है। तो इस केस में इन 3 देशों ने डिसाइड किया है, हमारी तो एक ही बात है, मतलब हम तीनों में कोई एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं क्वारंटीन पर भी। लेकिन बाकी जो जितने भी देश हैं वहां से हम 3 देशों में कोई भी आएगा तो उसको हम कहेंगे कि भाई आप 14 दिनों के लिए अपने आप को क्वारंटीन कीजिए। तो ये तो काइंड ऑफ बाल्टिक ट्रैवल बबल सुर्खियों में आया है। मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। तो बाल्टिक कंट्रीज से संबंधित आप ये मैप देख लीजिए। इस गल्फ का नाम पूछा जा सकता है, गल्फ ऑफ रीगा। यहां पर देखो, इस गल्फ की हम बात कर रहे हैं। ये है ऊपर गल्फ ऑफ फिनलैंड, वेस्ट में है रशिया, नीचे बेलारूस, पोलैंड, और ये है कालिनिनग्राड ओब्लास्ट। ये देखो रशिया का ही पार्ट है। देखो, अब ये जो 3 देश हैं ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। पहले किसी समय में ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। और अभी जो शेंजन वीज़ा लगता है यूरोप के कुछ देशों में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, वो भी उस रेजीम का पार्ट है। मतलब जिसके पास शेंजन वीज़ा है यूरोप में, वो इन देशों में बेरोक टोक आ जा सकता है, किसी प्रकार से अलग से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। अभी देखो, विभिन्न राज्यों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास माइग्रेंट वर्कर्स का स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि किस देश में कितने माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है और उस पोर्टल पर, ताकि
माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित सारा डेटा जुटाया जा सके। कौन सा माइग्रेंट वर्कर कौन से स्टेट में काम कर रहा है, कौन से स्टेट में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वो कौन कौन से अलग राज्यों से हैं। माइग्रेंट वर्कर की इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे नाम, एज, मोबाइल नंबर, ताकि उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। और ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि वो माइग्रेंट वर्कर्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, मतलब उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, कब वो जाएंगे। इसका फ़ायदा एक ये भी होगा, मान लीजिए कोई माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो दूसरे स्टेट में जाएगा तो निश्चित रूप से उसे अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना होगा। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल पर मौजूद होगी तो जिस स्टेट में, अपने होम स्टेट में माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, उनके लिए भी सिचुएशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। वो आसानी से पता लगा सकेंगे कौन सा माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आया है और उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ अरेंज की जा सकती है, कैसे उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि उसने अपने आप को क्वारंटीन किया है या फिर नहीं किया है। तो ना सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स को उनको गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी होगी इस पोर्टल की सहायता से, यानी नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सहायता से, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने होम स्टेट्स में जा रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं या फिर नहीं। तो किसने ये इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया है? NDMA ने, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल की सरकार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इन सब ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। एम क्या है? एम इस प्रोजेक्ट का ये है, इरिगेशन सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना, ताकि फ्लड अगर आती है तो उसे आसानी से मैनेज किया जा सके, इरिगेशन के एरिया को एक्सपेंड किया जाए। इसके अलावा दामोदर वैली कमांड एरिया में क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस को डेवलप किया जाए। क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज के जो बुरे प्रभाव हो रहे हैं उनका असर ना हो और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस असर को आसानी से अडेप्ट कर ले। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की? ऑलमोस्ट देखो 27 लाख किसानों को फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, वेस्ट बंगाल के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। दामोदर वैली कमांड एरिया से संबंधित ये प्रोजेक्ट है। तो दामोदर रिवर के बारे में भी जल्दी से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 राज्यों से होकर बहती हैं, दामोदर रिवर, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटानगर प्लेट्यू के प्लामू हिल्स से ये निकलती है झारखंड में। मेन ट्रिब्यूटरीज इस प्रकार से हैं: बाराकर, कोनार, बोकारो, हाहारो, जमुनिया, घड़ी, गोया, खाड़िया और भेरा। पहले देखो इस रिवर को रिवर ऑफ सोरो के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आती थी इस रिवर की वजह से। लेकिन दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के बनने से अब इतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं आती है दामोदर रिवर की वजह से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हर साल 16 मई का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 16 मई को क्या हुआ था? 16 मई को देखो लेजर का पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था। किसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था? लेजर का पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था फिजिसिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के द्वारा। मकसद इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने का ये होता है जागरूकता पैदा की जाए लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, मतलब प्रकाश यानी लाइट पर आधारित जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारी डेली लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल लेजर, इस बारे में लोगों को बताना, जागरूकता पैदा करना। ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है एडमिनिस्टर किया जाता है इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के द्वारा। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? अब्दुस सालम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये है ट्राइस्टे, इटली में। नेक्स्ट आर्टिकल आयरन मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉयज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले न्यूज़ डिस्कस करते हैं। देखो अक्सर जब बॉडी में कोई बोन थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है या फिर जॉइंट्स पर मेटलिक
इम्प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है, इसलिए डॉक्टर्स इन मेटलिक इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। बट होता क्या है, ह्यूमन बॉडी में ये जो मेटलिक इम्प्लांट्स होते हैं ये परमानेंटली रह जाते हैं और इनकी वजह से बॉडी में लंबे समय में साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे टॉक्सिटी यानी जहर फैलता है और जलन भी होने लगती है। लेकिन अब इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर न्यू जनरेशन आयरन मैंगनीज बेस्ड एलॉयज को डेवलप किया है। इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा बायोडिग्रेडेबल मेटलिक इम्प्लांट्स की तरह ह्यूमन बींग्स में। और अच्छी बात यह है, ये जो आयरन मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉय होंगे ये डिग्रेड हो जाएंगे कुछ समय के बाद, मतलब अपने आप से ये ख़त्म हो जाएंगे और मैकेनिकल जो इंटीग्रिटी है, मतलब जिस मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था वो सपोर्ट बनी रहेगी और कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा बॉडी के अंदर इस एलॉय का। ये अच्छी बात है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया आयरन मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉय के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए तो आपने मन में सोच लिया होगा कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। बताइए पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट देखो गलत है। बाल्टिक कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये देश नहीं आते हैं। लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया ये देश आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी, क्या ये पैरासाइटिक फंगस का एक टाइप है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कंजर्विंग द सनलाइट। सनलाइट को कंजर्व करने की आवश्यकता है, इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाता है। गलत स्टेटमेंट। लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि सनलाइट को कंजर्व करने से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट, आयरन मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉय, ये बेटर अल्टरनेटिव है एज कंपेरिजन टू मेटलिक इम्प्लांट्स जिनका इस्तेमाल आज के समय में किया जाता है ह्यूमन बॉडी में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे लास्ट में, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज बराकार, घारी, गोया, लोहित, सुबनसिरी ये सब हैं। गलत। लोहित, सुबनसिरी ये देखो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।